हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए हम एम लक्ष्मीकांत बुक है उसको फॉलो करेंगे और मैं उसको आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा पूरी से पूरी। और इसका जो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये आज हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत बनना शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, थोड़ा पॉइंट उसके बारे में जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके संस्थापक थे जॉन वाट्स, WATTS, जॉन वाट्स इसको बोले। और इसका जो मुख्यालय था कंपनी का वो लंदन में था और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। और उस टाइम जो ब्रिटेन था उसकी महारानी थी, उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने जो ये अंग्रेज व्यापारी थे जॉन वाट्स, इनके और इनके कुछ सहयोगी थे, उन्होंने मिलकर महारानी से एक पत्र जो है भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति पत्र मांगा। और उस जो अनुमति पत्र था जो महारानी ने दिया था उनको, उस पत्र को ही बोला जाता है चार्टर। ठीक है, ये एलिजाबेथ वहाँ की महारानी थी, उन्होंने इन अंग्रेज व्यापारियों को भेजा भारत में। उन्होंने कहा कि आप जो है, जब इनका ये पहली बार जब प्रमाण पत्र जारी किया था इसके लिए था कि आप 20 साल तक भारत में व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा दिया गया और फिर ये असीमित काल के लिए कर दिया गया था, वो बात की बात है। ठीक है, और इसमें 1600 ईस्वी में, ये आप डेट याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये भारत में 1600 ईस्वी में नहीं आई, ये आई थी 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज था, विलियम हॉकिंस, जो भारत में भेजा गया था। 1608 ईस्वी में भारत आया और ये हेक्टर नामक जहाज से, एक जहाज था जिस जहाज में ये आए थे उसका नाम था हेक्टर। और हेक्टर नामक जहाज से भारत आए और जिस वक्त ये भारत आए थे 1608 ईस्वी में, लगभग अक्टूबर का महीना था वो, अक्टूबर 1608 ईस्वी में ये भारत आए और उन्होंने आज्ञा ली यहाँ के लोगों से, मतलब यहाँ के शासक थे उस टाइम, मुगल शासक चल रहा था, और उनसे आज्ञा ली कि हम भारत में व्यापार कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने जो है उस टाइम जहांगीर, यहाँ के मुगल शासक थे, जहांगीर ने जो है अनुमति दे दी थी कि आप लोग जो है भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सीमित सा क्षेत्र दिया था जिससे कि भारत, उनके जो साम्राज्य था उसको कोई हानि ना हो, उससे बचने के लिए उन्होंने बहुत सीमित क्षेत्र दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे मुगल काल आगे बढ़ता रहा, जो उनके वंशज थे वो कमजोर आते गए, तो उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से शुरुआत करता है। जो एम लक्ष्मीकांत बुक का पहला टॉपिक यही है। 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 में आया। रेगुलेटिंग जैसे वर्ड से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कि रेगुलेटिंग का मतलब था कि कंट्रोल करना, किसी चीज को रेगुलेट करना, इसका मतलब था कंट्रोल करना। अब ये क्या किया, ये मतलब ये पहला ऐसा कोई एक्ट था या कुछ भी बोलिए कि जो इंग्लैंड की संसद थी, ब्रिटेन संसद, उसमें भारतीयों के लिए पेश किया गया, मतलब ये पहला था। ठीक है, और ये रेगुलेट का मतलब हो गया कंट्रोल करना। अब क्या था कि जो ब्रिटिश थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश ताज था, मतलब वहाँ की रानी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि कंपनी जो है भारत में ज्यादा मतलब व्यापार कर रही है, मतलब उनके नियंत्रण से बाहर जा रही है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसमें क्या किया गया, जो कंपनी थी उसको व्यापारिक कार्य के लिए अनुमति दे दी गई थी, वो तो 1600 ईस्वी की बात है। अब चल रहा है 1773। 1773 में क्या किया गया, जो व्यापारिक कार्य थे वो तो कंपनी कर ही रही थी, उसको साथ ही साथ राजनीतिक अधिकार भी दे दिए गए। राजनीतिक अधिकार मतलब ये जो है वहां से राजस्व वसूली करना,
ठीक है। ये फिर क्षेत्रों का अधिग्रहण करना, अपने आपस में उन्हें जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेना, ये कार्य किया गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही माना जाता है। उसके बाद एक कार्य किया गया जो था कि बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, उस पद को बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर थे उस पद को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग नाम आप याद रखेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इन्होंने ही कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की थी। 1784 के आसपास की बात है। 1784 में बंगाल मदरसा, कलकत्ता में की थी, लेकिन नाम था बंगाल मदरसा। तो इन्होंने एक और किया था, ये था बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एक सोसाइटी बनाई थी, उसका नाम था बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना भी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने ही की थी। 2 पॉइंट हो गए इसके, आप याद रखेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। इनकी सहायता के लिए जो गवर्नर जनरल बनाए गए बंगाल के, इनकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई। इस कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे, 4 सदस्य टीम बनाई गई। और इस समिति के जो अध्यक्ष होता था, जो मतलब कमांड करता था, इसको अध्यक्ष होता था, वो होता था उस जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। मतलब उस टाइम की बात करें तो 73 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, और वही इस समिति के अध्यक्ष थे। अब इस समिति के जो 4 सदस्य हैं, हम उनका नाम देख लेंगे। उनके नाम हैं, एक का नाम था बारवेल, और दूसरे थे फ्रांसिस। इनका नाम फ्रांसिस है, वैसे इंग्लैंड से ही फ्रांसिस। और तीसरे हैं मॉनसन और क्लेवरिन। 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, यानी कि इस तरीके से आज सरकार बनती है। 5 वर्ष इनका कार्यकाल था। और ये ब्रिटेन के द्वारा चुने जाते थे, ब्रिटेन संसद थी, वहां से इनका चुनाव कराता था। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे भारत में 2-3 प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, मद्रास और एक थी बंगाल। ये तीनों पहले स्वतंत्र थी, 73 के एक्ट से पहले ये तीनों स्वतंत्र थी, मतलब अलग अलग। ऐसे 3 लोग थे ये, इधर बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये 3 लोग थे। इनका सीधा जो कमांड करता था वो ब्रिटेन से होता था। ठीक है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे की नहीं सुनते थे, सबकी अपनी अपनी मर्जी थी, सबका अपना अपना एरिया था। ठीक है, लेकिन 73 के एक्ट के बाद क्या किया गया कि इसको हटा दिया गया। मतलब जो बंगाल था, बंगाल तीनों में गवर्नर होते थे, बंगाल का अलग, मुंबई का अलग और मद्रास का अलग, तीनों के गवर्नर अलग अलग होते थे। अभी क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसी के अंदर इन दोनों को, यानी कि मद्रास और मुंबई, इन दोनों के गवर्नर जनरल को इनके अंडर में ला दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसका नियंत्रण होगा इन दोनों के गवर्नर के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से भारत में जो है केंद्रीकरण होना शुरू हो गया कि ब्रिटेन जो है अपने नीचे कोई लोग रखा है एक, ठीक है, उसके बाद में फिर जो पूरा भारत है उस पर नियंत्रण रखा। ये पूरा भारत हो गया, भारत में ये गवर्नर जनरल हो गया और इसके ऊपर अब सरकार हो गई। यानी धीरे धीरे सरकार का केंद्रीकरण होना शुरू हो गया था। इसके आगे
कलकत्ता में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये हुआ कार्य हुआ था 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट बोलिए हाई कोर्ट, यानी कि एक न्यायालय स्थापित किया गया और इसमें भी 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। जैसे कार्यकारी परिषद थी उसमें भी 4 सदस्य होते थे। इस तरीके से जो 74 में 1773 के एक्ट के द्वारा सबसे पहला जो न्यायालय था यही बनाया गया था, ये कलकत्ता में बनाया गया था और इसमें 4 न्यायाधीश थे, इसमें मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश, और उनके नाम इस प्रकार हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश थी एक महिला थी एलिजाबेथ एलिजा एम्पे, और जो अन्य न्यायाधीश थे में थे लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर। लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर। लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर ये 3 अलग अलग लोग हैं और एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे इसमें सबसे अंतिम काम किया गया, इसमें था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसका कार्य क्या होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कार्य होता था कि जो कंपनी है, कंपनी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं भारत में, मतलब जो ब्रिटिश भारत है उसमें जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी सीधी सूचना, उनकी सूचना जो है वो ब्रिटेन के महाराजा तक पहुंचाना, यानी कि ब्रिटिश ताज के पास पहुंचाना, ये इनका कार्य होता था। मतलब कंपनी झूठ बोल रही है, सच बोल रही, कोई काम उसने किया अभी, क्योंकि इतनी दूर है, इतना कोई साधन भी नहीं है कि फोन से बात कर रहे हो, वैसे इस तरीके की कोई बात, तो उसके लिए कंपनी जो वहाँ के राजा थे उन्होंने एक स्पेशल अपना ये अलग से एक जो है वो करके भेजा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको बोला गया। इससे भेजने का तात्पर्य केवल यही था कि जो कंपनी कार्य कर रही है उसकी सूचना हमें मिलती रहे और वो हमारे आदेशानुसार कार्य कर रही है, ये सुनिश्चित करने का इसका काम था। ठीक है, इसमें ये कुछ कार्य होंगे, आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक छोटा सा अधिनियम आया, मतलब ये ब्रिटिश जो 73 में जो कुछ खामियां रह गई थी उसको कंप्लीट करने के लिए आया था 1781 का संशोधित अधिनियम 1781। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसका नाम ही है, इसको बोला गया था बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि जो 1781 का अधिनियम था, 1781 का एक्ट था, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद में तीसरा अधिनियम, तीसरा एक्ट आया, मतलब इसके बीच में एक्ट आया ये नहीं कि मतलब 81 है तो 84 इसके बीच में कोई एक्ट नहीं आया, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और लक्ष्मीकांत में कवर ही नहीं किया गया क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक्ट आया 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इसका नाम रखा गया वो ये इस वजह से है कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स उनका पूरा नाम था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर, क्योंकि उस टाइम यानी कि 84 में पिट्स जो थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर ये एक्ट आया। इसमें कुछ कार्य किए गए, देख लीजिए। इसमें क्या है कि जो कंपनी को राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का विभाजन किया गया, मतलब जो राजनीतिक कार्य हैं, मतलब 73 के एक्ट में जो अधिकार कंपनी को दिए गए थे उन्हें अब 1784 के एक्ट में हटा लिया गया, कंपनी से वापस छीन लिया गया, और क्या किया गया, जो राजनीतिक कार्य हैं वे अलग किए गए और जो वाणिज्यिक कार्य मतलब जो पैसे धन संबंधी कर लेना या फिर व्यापार करना, इस तरीके के जो कार्य थे उनका विभाजन किया गया। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया कि जो राजनीतिक कार्य हैं उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए एक बोर्ड बनाया, एक जो है बोर्ड बनाया, उसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड ये क्या करता था, ये जो सरकार के जो ब्रिटिश क्षेत्र था, ब्रिटिश भारत था, उस पर हो रहे जितने भी राजनीतिक कार्य हैं, चुनाव संबंधी या फिर अन्य कोई भी ऐसा कार्य में जो कार्य थे वो
बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था, अब कंपनी के हाथ से नियंत्रण हटा लिया गया था। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कार्य अब क्या हो गया, कंपनी का अलग कार्य कर दिया गया, वाणिज्यिक कार्य दिया गया उसे, और दूसरा कार्य क्या कर दिया गया, दूसरा कार्य हुआ कि जो राजनीतिक कार्य है, राजनीतिक कार्य है वो सरकार ने इनडायरेक्टली अपने हाथ में ले ली। मतलब अब राजनीतिक कार्य कर कौन रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा था, तो मतलब जाहिर सी बात है ना कि दोनों अलग अलग लोग हो गए। तो इस तरीके से भारत में प्रथम बार द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक है, द्वैध शासन की जो प्रथम बार व्यवस्था हुई वो किस अधिनियम में की गई, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन आंसर बनता है कि 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें कुछ तो वर्ड हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो कंपनी ने जो क्षेत्र जीते हुए थे, क्योंकि अभी सरकार ने क्या किया था कि राजनीतिक कार्य और कंपनी को अलग अलग कर दिया था, उसने इनडायरेक्टली वो जो है वहाँ के जो प्रशासनिक कार्य हो रहे थे सारे उन्हें अपने हाथ में लेना चाह रही थी, और जो कंपनी है, कंपनी का उद्देश्य उनका था कि कंपनी को क्या है, वहाँ पे केवल व्यापार करने के लिए ही अनुमति है, वो जो है इन चीजों में ना पड़े, वो उनका मतलब रहा। ठीक, तो कंपनी इसमें जो है सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट रखा गया कि जो कंपनी का क्षेत्र था, मतलब जितना कंपनी ने जीत लिया था, बंगाल था, ये मद्रास था इधर, और बम्बई था, या फिर इधर ये जितना भी एरिया था गुजरात साइड का, उसको जो जीता हुआ कंपनी के पास जिसमें कंपनी का आधिपत्य था, उस क्षेत्र को प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया, यानी कि ब्रिटिश भारत बोला गया। ब्रिटिश भारत पहली बार ये नाम दिया गया, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, मतलब ब्रिटिश लोगों का भारत में क्षेत्र, इस तरीके से। और सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। अभी कंपनी क्या है, कंपनी पहले थोड़ा छूट दे दी गई थी, जिससे ये 73 में दी गई कि राजनीतिक भी अधिकार उन्हीं को दे दिए गए। तो इस तरीके से जब सरकार को वहाँ की लगा कि ये सही नहीं है, तो फिर क्या किया गया, कंपनी ने राजनीतिक अधिकार छीन लिए और साथ ही साथ उस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण भी ले लिया। ठीक है, ये हमारा 84 का एक्ट था, इसमें और कोई खास बात नहीं है। इसके बाद है चार्टर एक्ट। ये चार्टर की सीरीज शुरू हो जाती है। इसमें आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर सीरीज जो हुई थी वो 1793 से लेकर और 1853 तक, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चार्टर एक्ट आए। ठीक है, उसमें से हम दो ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक 33 का और एक 53 का। 53 का जो एक्ट है वो सबसे लास्ट चार्टर एक्ट है। ठीक, चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अभी पढ़ा ना 1773 वाले एक्ट में हमने पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया, और उसके अंडर में जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उनको ला दिया गया था। उसके अब क्या किया गया, 33 आ गया, 1833। 1833 में क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल मतलब जितने भी बम्बई, मद्रास या फिर और जो छोटे छोटे एरिया थे वो सब अब किसके नियंत्रण में आने लगे, जो बंगाल का कभी गवर्नर जनरल हुआ करता था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और स्वतंत्र ये सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इसमें दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक नियामक कानून और एक अधिनियम या एक्ट, जो नॉर्मली आजकल बोलते हैं। जो नियामक कानून है वे वो कानून होते थे जो 1833 से पहले थे में भी, अधिनियम ही एक्ट ही थे में भी, लेकिन 1833 से पहले जो भी अधिनियम या कानून बनाए जाते थे उनको बोला जाता था नियामक कानून। और जब भारत के गवर्नर जनरल बन गए उसके बाद उसी जो एक्ट, अधिनियम, जो कानून था उसी का नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया, बाद में किया गया उसको अधिनियम या एक्ट, जो आप बोलना चाहे वो कर दिया गया। उसके बाद आता है
सिविल सेवाओं में खुली परीक्षा, यानी कि क्या किया गया, जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट के द्वारा जो सिविल सेवाएं थी, सरकार ने यह सोचा कि भारतीयों को भी जो है अपनी जो है प्रतिभा दिखाने का उनको भी अवसर दिया जाना चाहिए ब्रिटेन सरकार की तरफ से। उन्होंने क्या किया कि सिविल सेवाओं में उनके लिए प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता कर दी कि मतलब वो लोग भी जो भारतीय हैं या फिर जो काबिल हैं वो लोग दे सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था 1773 में बना था, याद होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसने इसका विरोध किया, जिसके कारण इसको बंद करना पड़ा और ये निरस्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 1773 में बना था, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट आता है चार्टर एक्ट की, चार्टर एक्ट है ये इस सीरीज का सबसे लास्ट एक्ट आया था, सबसे लास्ट है ये, सबसे लास्ट एक्ट है चार्टर सीरीज का। इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल थे, कहाँ के, भारत के गवर्नर जनरल जो थे, उनके लिए विधान परिषद गठित की जाती थी, ठीक है। विधान परिषद मतलब ये विधान परिषद थी, ये इस विधान परिषद का जो कार्य था ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से कार्य करती थी जैसे ब्रिटेन में जो ब्रिटिश थे उनकी जो संसद थी, जो ब्रिटिश संसद थी उसके बिल्कुल हूबहू यहाँ पर कार्य किया गया है। अच्छा, ब्रिटिश संसद जो है उसके 2 हाउस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पर भी 2 ही है। उनको बोला जाता है, जो अपर हाउस है वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ कॉमन। ये अपर हाउस है मतलब हमारी राज्यसभा टाइप, और ये कॉमन हाउस मतलब हमारी जैसे लोकसभा है तरीके। तो जो ये 53 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल था उसकी जो कार्य परिषद थी उसमें जो है ये कार्य परिषद में जो कार्य किया जाता था बिल्कुल जैसे ब्रिटेन संसद है उसकी तर्ज पर कार्य किया जाता था। और इसमें 6 सदस्य, अब पहली बार 1853 में हुआ कि इसमें 6 सदस्य को जो है भारतीय, 6 सदस्य भारतीय होंगे, इसका प्रावधान किया गया कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य है, ये किया गया। और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया कि हाँ भारतीयों को भी थोड़ा बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसमें 6 जो है लोग भारतीय थे, उनके नाम कुछ ऐसे हैं, एक ट्रिक है जैसे MBBS होता है ना, ऐसी MBBS यानी कि मद्रास, बम्बई, बंगाल और ये आगरा। 2 और थे, उनका कोई वर्णन है नहीं, बस ये 4 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा। इन मतलब अलग अलग क्षेत्रों से एक एक सदस्य चुना जाता था। और ये सदस्य जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद थी या केंद्रीय विधान परिषद, कुछ भी बोलिए, मतलब सेंट्रलाइजेशन हो गया था इस टाइम पे, केंद्र आ गया था, केंद्रीकरण हो चुका था। गवर्नर जनरल होता था, ये तो पूरे भारत का हो गया, इसके नीचे फिर जो है अलग अलग जैसी प्रेसिडेंसी है उनकी, उन्हीं के गवर्नर होते थे। इनडायरेक्टली बोलो तो ये प्रधानमंत्री और ये सारे CM अलग अलग स्टेट के अलग अलग, इस तरीके की चीजें होने लगी थी। और बस ये हो गया एक MBBS से करके, वो MBBA जैसे MBBS होता है ना, इस तरीके से MBBA यानी कि मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा, ये 4 प्रेसिडेंसी थी जिनके सदस्य गवर्नर जनरल की विधान परिषद में नामित किए जाते थे, चुने जाते थे, ठीक है। उसके बाद ये 53 का एक्ट है जिसमें सिविल सेवाओं के लिए जो है अनुमति दे दी गई थी। 35 में इसको बंद कर दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश के बाद। उसके बाद चार्टर एक्ट 53 में आया, 53 में इसका प्रावधान किया गया दोबारा से कि सिविल सेवाओं की परीक्षा, पुनः परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। और इसके लिए जो समिति गठित की गई, इसके लिए जो समिति गठित की गई वो मैकाले समिति थी, 1854 में गठित की गई, ठीक है। 53 का एक्ट है, 54 में अगले वर्ष ये गठित की गई और इसके सुझाव के आधार पर ही इसमें संशोधन किया गया, ठीक।
ये हमारी सीरीज थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ना उसको पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ा हमने कि इसको ना दो भाग में डिवाइड किया हुआ है हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक कंपनी का शासक बोलते हैं, कंपनी का शासन, शासक बोल दिया, कंपनी का शासन। और दूसरा होता है ताज का शासन। जो टाइम पीरियड 1773 से यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1858 यानी कि 57 की क्रांति के बाद ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है। उसी तरीके से अब 1773 से लेके 1858 का जो टाइम पीरियड है इसमें कंपनी का शासक होता है। इनडायरेक्टली इसमें कंपनी संप्रभु होती है, वही जो है अपना मनमर्जी टाइप करती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसी क्रांति हुई 1858 के पीरियड और हमारी आज़ादी तक 47 तक के कार्य को ताज का शासन, यानी कि इस टाइम पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश राजा होते थे, उन्होंने सीधा नियंत्रण करना शुरू कर दिया था अपने भारत के ऊपर, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमारा जो है कंपनी का शासन, कंपनी का शासन यानी 73 से लेके 58 तक का है ये पीरियड, इसको हमने पढ़ा। कल की क्लास में हम ताज का शासन जो है इसको पूरा पढ़ेंगे 58 से लेकर 47 तक के टाइम पीरियड। आप इसको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए और आपके पास जो भी बुक हो उससे पढ़ के जब कोई कुछ क्वेरी रहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, थैंक यू।